क्या दोस्तों आपको पता है प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। जी हां, आज ही है कॉन्स्टिट्यूशन डे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से होती है? उद्देशिका से होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां से हमारी यह उद्देशिका का शुरुआत होती है। और यहां पर साफ लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान को अंगीकृत किया गया और इसलिए हम प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यह दिवस मनाने की शुरुआत हमने कब से की थी तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस यानी कि संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पहले हम राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन अब हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और यह दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई तो देखो, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब से मनाया जाता है? 26 नवंबर 2015 से। और एक खास अवसर पर यह दिवस की शुरुआत की गई और यहां आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री ने बंबई में श्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की एक प्रतिमा का शिलान्यास किया और तब से यह उन्होंने घोषणा की थी। तो मुंबई में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास करते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को ऐलान किया कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तब से यह दिवस मनाया जाता है। और यहां पर पढ़िए, मुंबई में बनेगी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, यहां आप देख सकते हैं। और संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। यानी कि हमारे संविधान को बनाने में कितने साल लगे, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया, यानी कि तब से हमारे भारत देश में संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत किसने की? हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश हिम सुरक्षा अभियान। तो यह हिम सुरक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश ने शुरू क्यों किया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूकता करने तथा घर घर जाकर तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लक्षणों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। और यहां पर देख सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह हाल ही में हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के लिए करीब 8000 दल तैनात किए गए हैं। कितने? 8000 दल तैनात किए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला और बाल विकास, पंचायती राज्य विभागों, जिला प्रशासन तथा गैर सरकारी संगठन भी इसमें शामिल है। और इस अभियान 27 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि आज से 1 माह तक के लिए यह अभियान चलने वाला है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सुर्खियों में था। वो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध किसने शुरू किया? दोस्तों हिम हल्दी दूध भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया, यानी कि तब भी मैंने आपको बताया था
हिमाचल प्रदेश। और यह हिम हल्दी अभियान से जुड़े और भी क्वेश्चन है। हिम हल्दी दूध किसके द्वारा विकसित किया गया है? पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने यह हिम हल्दी दूध को विकसित किया। हिम हल्दी दूध का निर्माण किसने किया है? तो मिल्क फेड ने। किसने? मिल्क फेड ने इसका निर्माण किया। और मिल्क फेड के अध्यक्ष कौन है? निहाल चंद शर्मा। और 25 रुपये में दूध सभी तरह की दुकानों में उपलब्ध होगा। और यहां मैप में देखिए कि यहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सटा हुआ है यह हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। और हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक कैपिटल है शिमला और दूसरी कैपिटल है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर, जिन्होंने हाल ही में हिम सुरक्षा अभियान को लॉन्च किया है। तीसरा क्वेश्चन, पीठासीन अधिकारियों का 2 दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन कहां शुरू हुआ? दोस्तों, पीठासीन अधिकारियों का 2 दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन हाल ही में शुरू हुआ है गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के स्थान पर यह 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ है। और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर स्थित है। वो आपको तो पता ही होगा। तो पीठासीन अधिकारियों का 2 दिन का अखिल भारतीय सम्मेलन, इस सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण समन्वय, गतिशील लोकतंत्र की कुंजी। इस विषय पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहां पर बढ़िए 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो 25-26 नवंबर 2020 को चलेगा। कहां पर? गुजरात के केवड़िया कॉलोनी में। और यहां पर अध्यक्ष स्थान पर कौन है? तो हमारे वर्तमान 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला यहां अध्यक्ष स्थान पर है। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। और 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र को किसने संबोधित किया? जी हां दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी आज ही यह समापन सत्र को संबोधित करेंगे। और यहां पर पढ़िए, मोदी 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ओके। और इस वर्ष को पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शताब्दी वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। 80वां सम्मेलन और यह शताब्दी वर्ष कैसे? क्योंकि 1921 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। और 1921 में यह पहला सम्मेलन था। तो यह चल रहा है 2020, यानी कि हाल ही में इसका शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। और कहां पर आयोजित है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी में। चौथा क्वेश्चन, तीसरे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, हाल ही में यह तीसरे वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी। और यहां पर पढ़िए, 3rd ग्लोबल री इन्वेस्टर समिट कब आयोजित की गई? तो 26 से 28 नवंबर 2020 तक यह आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। तो वैश्विक नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट कितने दिन तक चलेगा? दोस्तों, 3 दिन तक चलेगा, 26 से 28 नवंबर तक। और इस दौरान नवीनीकरणीय और भावी ऊर्जा विकल्पों पर चर्चा होगी। और सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? टिकाऊ ऊर्जा अंतरण के लिए नवाचार। क्या? टिकाऊ ऊर्जा अंतरण के लिए नवाचार, जो इस सम्मेलन की थीम रखी गई है। और जब उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने, तो नरेंद्र भाई मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। और वो हमारे भारत देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। और वे वाराणसी से सांसद हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं। और इससे पूर्व वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में इतनी बात याद रख लो। 5वां क्वेश्चन,
हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया। वे किस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद थे? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, जिसे हम कांग्रेस पार्टी का चाणक्य कह सकते हैं। ऐसे अहमद पटेल का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, यानी कि वो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद थे। हमारा आंसर है कांग्रेस। तो अहमद पटेल का जन्म कहां हुआ? गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में अहमद पटेल का जन्म हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद थे। वह 1977 से 1989 के दौरान 3 बार लोकसभा सांसद रहे और 1993 से राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके बारे में और भी जान लो कि 2001 से सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं अहमद पटेल, और 71 वर्षीय अहमद पटेल को कांग्रेस का चाणक्य भी माना जाता है। ओके दोस्तों, छठा क्वेश्चन, चीनी मोबाइल ऐप पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए गए हैं? दोस्तों आपको भी पता है कि हाल ही में हमने दोस्तों डिजिटल तरीके से चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर वार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे भारत देश का दोस्तों सुरक्षा होना भी इतना ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमारी केंद्र सरकार ने हाल ही में तीसरी बार चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाई है, प्रतिबंध लगा दिया है। और यह हमारे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है धारा 69A। तो भारत सरकार ने हाल ही में चीन के 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, और ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत लगाए गए हैं। और यहां पढ़ सकते हैं, सरकार ने बैन किए चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन। और अब तक कितनी मोबाइल एप्लीकेशन को बैन लगा दिया है? अब बढ़कर हो गई है 267। जी हां दोस्तों, तो इस ऐप के जरिए देश की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा और रक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थी, और अब तक इसीलिए केंद्र सरकार ने 267 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। सातवां क्वेश्चन, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया? दोस्तों आपको पता है कि DRDO ने पिछले 2 महीने में 12 से अधिक ऐसे सफल परीक्षण किए हैं, और चीन के साथ जब तनावपूर्ण वातावरण है, इसी के चलते हमारी सुरक्षा और भी कड़ी होनी चाहिए। इसलिए भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज बढ़ाकर अब 400 किलोमीटर से भी ज्यादा कर दी गई है, और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सिस्टम है। सबसे तेज, यानी कि इनकी रफ्तार है ध्वनि से 3 गुना अधिक। जी हां, ध्वनि से 3 गुना अधिक रफ्तार वाला यह हमने सफल परीक्षण किया है। और इसी के साथ हमने शौर्य मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। तो शौर्य मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था, और शौर्य मिसाइल सिस्टम जो 800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद लक्ष्य को हिट कर सकता है। तो दोस्तों यह हमारे DRDO के कारण यह सभी संभव हो रहा है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने किस क्रिकेट खिलाड़ी की क्रिकेट अकादमी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने हाल ही में सुरेश रैना की एक क्रिकेट अकादमी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेश रैना। और यहां इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और यहां देख सकते हैं सुरेश रैना। तो सुरेश रैना की क्रिकेट अकादमी के साथ जम्मू कश्मीर ने यह कदम उठाया है, समझौता किया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना की क्रिकेट अकादमी के साथ एक समझौता किया है, और यह समझौता जम्मू कश्मीर को खेल उत्कृष्टता केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं।
9वां क्वेश्चन, अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण किस राज्य में 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया? दोस्तों, विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के कारण हाल ही में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसीलिए हाल ही में बिहार राज्य ने 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार राज्य। तो बिहार में 15 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मास्क पहनने का अभियान शुरू किया गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई चालक या यात्री बिना मास्क के पाए जाएंगे तो उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। इसी तरह की हाल ही में यहां पर नियम लागू किए गए हैं बिहार राज्य में। और बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.25% हो गई है। कितनी? 97.25%, जो हमारे भारत के जो प्रतिशत है इनके मामले में कई गुना ज्यादा है। यानी कि राष्ट्रीय औसत से 3.57% अधिक है यह बिहार की कोविड-19 रिकवरी रेट। ओके दोस्तों, और बात करते हैं बिहार की। तो दोस्तों, बिहार से जुड़े कुछ फैक्ट आपको याद रखने चाहिए क्योंकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। तो बिहार में लोकसभा की सीटें कितने हैं? 40 सीटें हैं और बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है? 243। कितनी? 243। और बिहार के बारे में याद रखो कि वैशाली में दुनिया के पहले गणराज्य की आधारशिला रखी गई थी। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट की जन्मस्थली भी बिहार ही है। और भी याद रख लो कि बिहार की कैपिटल का नाम है पटना और मौर्य सम्राट अशोक जो पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, पाटलिपुत्र बोले तो वर्तमान में पटना। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नीतीश कुमार। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, यह है बिहार। और बिहार से कौन कौन देशों के साथ वो अपनी सरहद साझा करता है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको भी पता है कि बिहार के विधानसभा अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए। तो बिहार के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? विजय कुमार सिन्हा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और बिहार के 2 मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। एक है रेणु देवी और दूसरे हैं तारकिशोर प्रसाद, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री। ओके, 10वां क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया? पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम राज्य में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। लेकिन असम के किस जिले में? तो गोपाष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक गो शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? डिब्रूगढ़ में। और सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है और अस्पताल 30 किमी के दायरे में सेवाएं देगा। इस आश्रय घर में 368 गायें हैं। कितनी? 368 गायें हैं सुरभि आरोग्यशाला में, जहां पर यह अस्पताल खोला गया है। और असम एक कृषि प्रधान राज्य है। असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है और असम की कैपिटल का नाम क्या है? दिसपुर। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? असम के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बोरदोलोई। तो यह बात भी याद रख लीजिए। और 11वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के 4थे चरण की शुरुआत की घोषणा की? दोस्तों, भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान देश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के 4थे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। यानी कि भारत हाल ही में मदद कर रहा है अफगानिस्तान देश की, जिसकी घोषणा की है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एस जयशंकर ने बताया है कि अफगानिस्तान में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के 4थे चरण के अंतर्गत $8 करोड़ की 100 से अधिक परियोजनाएं चलाई जाएंगी। और भारत ने हाल ही में शतूत बांध, कौन सा? यह शतूत बांध के निर्माण के लिए अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है और इससे काबुल शहर के 20 लाख निर्वासितों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। तो यह
भारत के द्वारा अफगानिस्तान में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जान लीजिए कि इससे पहले भारत ने 202 किलोमीटर लंबी फूल एक खुमरी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कराया, जिससे काबुल को बिजली उपलब्ध कराई गई थी। किस शहर को? काबुल को बिजली उपलब्ध कराई गई थी यह फूल एक खुमरी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के द्वारा। और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो मैप में देखें कि यहाँ पाकिस्तान से यहाँ पर ही है दोस्तों अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष यानी कि फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम है काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला। और अफगान की करेंसी है अफगानी। ओके, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, और यह दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को, यानी कि कल ही यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? तो इस साल की थीम रखी गई है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। और यहां पर पढ़ सकते हैं ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट 2020 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम रखी गई है। और वर्ष 2019 की थीम क्या थी वो भी आप जान लीजिए। 2019 में यह इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। और इस 2019 की थीम रखी गई थी ऑरेंज द वर्ल्ड, जनरेशन इक्वेलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप, 2019 की थीम। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया था कि 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और तब से यह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, पिछले साल ही 26 नवंबर के करंट अफेयर में मैंने यह क्वेश्चन बताया था कि 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों, 26 नवंबर आज के दिवस को नेशनल लॉ डे और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और नेशनल मिल्क डे, यह तीन ही आज ही 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था उपर्युक्त सभी। तो आपने हाल ही में पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि हमारे भारत देश में संविधान दिवस, जो कि पहले नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता था, वो भी 26 नवंबर को। और यहां मैं आपको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करता हूं। तो पहले 26 नवंबर 2019 को देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे मनाया गया, और इसी साल 2020 में 26 नवंबर को। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इमेज में देख सकते हैं हमारे श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनके जन्म दिवस को यानी कि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, और अब बात करें विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की। दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात नहीं कर रहा हूं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? सन 1992 में। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह दिवस मनाने का आयोजन किया जाता है। 13वां क्वेश्चन, सर छोटू राम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सर छोटू राम का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। सर छोटू राम वो हमारे भारत देश के किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया उन्होंने जीवन भर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था सर छोटू राम ने। और सर छोटू राम को याद क्यों किया हमने? क्योंकि सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को पंजाब के रोहतक में हुआ, लेकिन अब यह रोहतक है वो हरियाणा में स्थित है। और सर छोटू राम का असली नाम क्या है?
राय रिचपाल। क्या? राय रिचपाल। इमेज में आप देख सकते हैं सर छोटूराम। सर छोटूराम दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छात्र रहे और उन्हें वर्ष 1937 में नाइट की उपाधि दी गई थी। और उनके जीवन कार्य की बात करें तो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में किसानों के उत्थान की बात की। वह किसानों द्वारा खेती पर किए गए खर्च के लिए क्षतिपूर्ति देने की अवधारणा के भी जनक थे। और आपको भी पता है कि हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि के उत्पाद है इन पर सरकार द्वारा जारी किया जाता है, तो इसके जनक भी थे हमारे यह छोटूराम। और यही अवधारणा को आगे चलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में विकसित किया गया है। 14वां क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किसको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और उन्होंने हाल ही में हमारे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है के सिवान। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की और विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। 15वां क्वेश्चन, वर्ष 2020 के एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? दोस्तों 2020 के यह एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया देश ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलेशिया। और एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक का पूरा नाम है। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2020 इसकी बात करें तो इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो यह एपेक 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने। और यह पहला मौका था जब सभी 21 एपेक इकोनॉमिक लीडर्स कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। यानी कि वर्चुअली तरीके से पहली बार यह सम्मेलन आयोजित किया गया जहां पर 21 देशों के लीडर्स ने हिस्सा लिया। और यह दूसरा मौका था जब मलेशिया ने एपेक बैठक की मेजबानी की थी। इससे पहले मलेशिया ने 1998 में इस एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। और एपेक समिट 2021 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों न्यूजीलैंड देश एपेक समिट 2021 की मेजबानी करेगा। और जब बात करते हैं मलेशिया की, तो मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहां आप देख सकते हैं भारत के लिहाज से लोकेशन यहां आप देख सकते हैं, यह है मलेशिया। और मलेशिया की कैपिटल का नाम है कुआलालंपुर। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? मुहिद्दीन यासीन, जिन्होंने हाल ही में अध्यक्षता की। और मलेशिया की करेंसी है मलेशियाई रिंगित। क्या? मलेशियाई रिंगित। और एपेक की बात करें तो एपेक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? सिंगापुर में। और एपेक की स्थापना कब हुई? नवंबर 1989 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना हुई। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण उठने वाले चक्रवात का नाम क्या होगा? दोस्तों हाल ही में यह चक्रवात ने काफी भयंकर रूप धारण कर लिया है और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। और इस चक्रवात का नाम रखा गया है निवार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए निवार। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। वो है रौनक बारोट, वो पहली बार गुजरात के कलोल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। सोनल भरत फ्रॉम गुजरात के वांसदा से। नवाज बुखारी, वो भी पहली बार है हमारे चैनल पर, आपका भी स्वागत। जगिन बाग, नितेश भरवाड़, सोलंकी मनोज फ्रॉम सुरेंद्रनगर से। रोशन कुमार, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है विकास रात्रे, जाखड़ प्रदीप, करण सथवारा फ्रॉम बोटाद, हनी यादव, रंजीत परमार, विजय सावड़िया। उन्होंने दोस्तों उत्तराखंड का भी जिक्र किया कि कैपिटल का नाम है देहरादून। नीलेश पाटनवाड़िया फ्रॉम वडोदरा से। निखिल कुमार, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद, प्रहलाद फतेपरा फ्रॉम गुजरात नडियाद राजकोट से। गोविंद कुमार फ्रॉम राजस्थान से, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। ओगानिया उत्तम, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सुरेंद्रनगर से बिलोंग करते हैं,
तुषार ओझा ने उत्तराखंड के बारे में डिटेल में बताया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है। आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।